स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्री करणी एकेडमी एंड एडुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो स्टूडेंट्स आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को देखिए और अपनी शिक्षण विधि को आगे से बढ़ाइए ताकि आप घर पे बैठे बैठे इस ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले सके और ज्यादा से ज्यादा अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ा सके। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी, उससे पहले आपका जो भी सिलेबस है उसको विस्तार से बताया जाएगा। तो प्लीज अपने चैनल को देखते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताइए। तो मैं बायोलॉजी में आपको 12th क्लास का जो सबसे पहले सिलेबस है उसके बारे में अवगत करवाऊंगी, क्योंकि कोई भी स्टडी स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपन को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि हर एक पढ़ाई के लिए एक रणनीति बनाना जरूरी है। और जब तक अपने पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, रणनीति नहीं होगी, तब तक अपन बिना रास्ते के कोई व्यक्ति नहीं चल सकता। वही बात है कि आप किसी भी स्टडी को कर रहे हो तो उससे पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है कि कैसा अपना सिलेबस है, अपन को किस तरह पढ़ाई करनी है और कौन सा आपका टॉपिक कितने नंबर का है। तो आप उस हिसाब से जो टॉपिक ज्यादा नंबर का होगा उस पे आपको ज्यादा फोर्स करना है। वैसे आपको हर टॉपिक पूरी अच्छी तरह समझाया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रखी जाएगी, लेकिन आपको उससे पहले उसकी पूरी जानकारी करवाना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं 12th क्लास के बायोलॉजी के आपको सिलेबस के बारे में बताती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि दो पार्ट है। एक है वनस्पति विज्ञान यानी इसको अपन बोल सकते हैं बॉटनी, और दूसरा पार्ट है जंतु विज्ञान जिसको अपन बोलते हैं जूलॉजी। तो देखिए वनस्पति विज्ञान के अंदर 5 इकाई है और उसी प्रकार जंतु विज्ञान के अंदर भी क्या है, 5 इकाइयां है। वनस्पति विज्ञान में जो पहली इकाई है उसका नाम है आवृत बीजी पादपों में जनन एवं विकास। अब आप देखिए आवृत बीजी पादप आप किसको बोलेंगे? आवृत का मतलब होता है कोई आवरण, यानी कोई भी बीज है वो किसी आवरण से ढका हुआ होगा, और ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज है वो आवरण से ढका होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? आवृत बीजी। तो अपने चारों ओर जितने भी पौधे हैं जिनके बीज आवरण से ढके हुए उनको अपन बोलते हैं आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म। और उन पौधों के अंदर जनन कैसे होता है, यानी वो अपनी अगली पीढ़ी कैसे बढ़ाते हैं, वो अपना विकास कैसे करते हैं, वो सब अपन किस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे? इकाई फर्स्ट के अंदर। और उसके बाद है इकाई सेकंड, उसमें लिखा हुआ है पादप कार्य की फर्स्ट। पादप कार्य की फर्स्ट यानी प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट। उसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो भी प्लांट्स हैं उनका शरीर कैसे बना हुआ होता है, वो शरीर है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, वो सब पार्ट कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। उसी प्रकार पादप कार्य की सेकंड में भी जो उसका सेकंड पार्ट पढ़ा जाएगा, यानी जो भी प्लांट फिजियोलॉजी है उसका आधा पार्ट अपन सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे और आधा पार्ट है वो थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है इकाई फोर्थ यानी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव जंतुओं से प्राप्त उत्पादों से कुछ नई चीज बनाकर अपन मानव के लिए काम लेते हैं। उस शाखा को अपन क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। जो 5वीं इकाई है उसका नाम है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, यानी अपने चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे हम किस प्रकार की चीजें प्राप्त कर सकते हैं और वो ह्यूमन बीइंग के लिए किस प्रकार उपयोगी, यानी जो भी मसाले हैं, जो भी तेलीय पदार्थ है, लकड़ी है, जो भी वनस्पति से अपन को चीजें प्राप्त हो रही है उनको अपन मानव कल्याण के अंदर कैसे उपयोग में ले सकते हैं, वो सब अपन किस में स्टडी करेंगे? इकाई 5 में। तो देखिए जो ये 5 पार्ट है, इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके अंदर लगभग सारे किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में, यानी जो भी पेड़ पौधे वनस्पति वाला पार्ट है उसका अपन स्टडी करेंगे वनस्पति विज्ञान की इन 5 शाखाओं में। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है जंतु विज्ञान या जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर भी मैंने आपको बताया कि 5 इकाइयां हैं। जो सबसे पहली इकाई है उसका नाम है मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी, और जो 7वीं इकाई है उसका नाम है मानव कार्य की पार्ट सेकंड यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट सेकंड। इन दोनों शाखाओं के अंदर अपन क्या करेंगे? जो मानव का शरीर है उस शरीर के अंदर किस प्रकार के अंग है, कौन कौन से सिस्टम तंत्र बने हुए हैं और वो सारे सिस्टम किस प्रकार कार्य करेंगे, उनको अपन किस में स्टडी करेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जो मानव शरीर है
उसके अंदर किस किस प्रकार के तंत्र है, जैसे अपन जो दिमाग चलाते हैं, सोचते हैं, अपनी बुद्धि है, वो तंत्र कौन सा है, वो तंत्र है तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं अपन उसको, तंत्रिका तंत्र। उसी प्रकार जो अपना श्वास वाला तंत्र है उसको अपन क्या बोलेंगे, श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपन जो भोजन करते हैं वो किस प्रकार पचित होता है, उससे अपन को एनर्जी कैसे मिलती है, उस तंत्र को अपन क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। तो मान लो यानी अपने शरीर में बहुत सारे तंत्रों का समूह होता है और उन तंत्रों से मिलकर क्या बनता है, शरीर बनता है। अब जो अपने शरीर के अंदर ये तंत्र है वो किस किस प्रकार काम करेंगे, कौन कौन से इनमें ऑर्गन है, क्या क्या इनको काम करने के लिए किस प्रकार एनर्जी चाहिए या किस प्रकार काम करेंगे, अपन को एनर्जी कैसे देंगे, तो इन सब का अध्ययन करते हैं अपन मानव शरीर का जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है उसके अंदर। यानी जो छठी और सातवीं इकाई है ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, इन दोनों के अंदर अपने जो भी मानव शरीर के अंदर एक्टिविटी होती है शरीर के अंदर, उन सब का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपको दिखाई दे रही है इकाई 8, उसके अंदर क्या होता है, मानव भ्रूणिकी ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसको क्या बोला जाता है, भ्रूण या एम्ब्रियो बोला जाता है। अब इस यूनिट के अंदर अपन क्या देखेंगे कि मानव शरीर के अंदर एक कोशिका से लेकर 9 महीने तक जब बच्चे का विकास होता है तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है, या उसका जो भी अंग है वो किस प्रकार गुजरेगा, किस प्रकार बनेगा, उसके शरीर के अंदर सारे जब ऑर्गन ना बन रहे हो तो उनके अंदर वो ऑर्गन का कार्य कौन सा पार्ट करेगा, उन सब का अपन अध्ययन किसके अंदर करेंगे, मानव भ्रूणिकी या ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद आपको दिखाई दे रही इकाई 9वीं, उसके अंदर क्या है, आनुवंशिक एवं जीनोमिक, यानी जेनेटिक्स एंड जीनोमिक। जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट लगभग एक दूसरे से कनेक्ट होता है, क्योंकि जेनेटिक्स या आनुवंशिक अपन उस शाखा को कहते हैं जिसके अंदर ये पढ़ा जाता है कि माता पिता के लक्षण संतानों में किस प्रकार आए और वो संतान के जीवन में आगे भी पीढ़ियों में जाएंगे या वहीं पे रहेंगे, या वो क्या क्या काम करेंगे, क्या 100% माता पिता के लक्षण संतानों में आएंगे या नहीं आएंगे, उन सब का अपन अध्ययन किसके अंदर करेंगे, आनुवंशिक एवं जीनोमिक यानी जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स के अंदर। तो माता पिता के लक्षण संतानों में किस टाइम आएंगे, जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा हो, उसका शरीर बन रहा हो, सेल्स होगी, डीएनए होगा, वो कैरेक्टर को लक्षणों को लेकर आएगा, तो उसी टाइम वो सब होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक्स है वो एक दूसरे से क्या कनेक्ट है। उसके बाद आपको जो लास्ट में इकाई दे रही है 10th वाली, मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य, ह्यूमन वेलफेयर एंड हेल्थ, यानी सबसे लास्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, जो मानव का शरीर है उसके अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों का क्या क्या निदान है, यानी कौन सी आप दवाई दे सकते हो या टीके लगा सकते हो, या उन रोगों को रोकने के लिए आप क्या क्या अभियान चला सकते हो। अभियान चलाने का मकसद क्या है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको अपन दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, अगर वो एक बार रोग हो गया तो फिर व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। तो ऐसे रोगों को हम होने से ही कैसे रोक सके, तो उसका अध्ययन अपन किसके अंदर करेंगे, मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य के अंदर। तो देखिए आपको ये सारी यूनिट सामने दिखाई दे रही है और उनके सामने आपको टोटल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो नंबर है वो इकाई सेकंड के है, पादप कार्यकी फर्स्ट, यानी जो प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसका अपन अध्ययन करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। वो आपको कितने नंबर की दिखाई दे रही है, 9th। उसके अलावा अपन को सभी यूनिट कवर करते जाना है और आपका जो ये थ्योरी का पेपर होगा वो 56 नंबर का होगा, यानी 56 नंबर का होगा। उसमें से 14 नंबर है 56 और 14 नंबर आपको जो आपकी पूरी साल की स्कूल में एक्टिविटी रहती है, जो भी आपका टेस्टों में और प्रोग्रेस रहता है उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल 70 नंबर हो गए और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वाला होगा। तो अपन को अपने हाथ में क्या है, 56 नंबर जो अपन पूरे में से पूरे ला सकते हैं। और कब ला सकते हैं, जब अपन टोटल क्लास अटेंड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे क्लास की तरफ, तभी अपन ले सकते हैं। क्योंकि घर पे बैठे बैठे अब आपको पढ़ाई करना है बस। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़े रहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं।
जो आपका ये सिलेबस था, यूनिट्स थी, यूनिट्स के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था कि किस यूनिट के अंदर अपन क्या क्या स्टडी करेंगे, तो उसका विस्तार से पीडीएफ मैंने आपके सामने रखा है, आप भी ध्यान से देख सकते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको दिया हुआ है कि जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन कौन सा पार्ट है, सेकंड यूनिट में कौन कौन सा पार्ट है, जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया। यानी फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताया कि आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास, यानी हम उसके अंदर आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के बारे में जनन और उसकी जो भी संरचना है उन सब का अध्ययन करने वाले हैं। वही यहाँ पे विस्तार से आपको लिख के बताया गया है, तो आप ध्यान से इसका अवलोकन कर सकते हैं, अपना सिलेबस पूरी अच्छी तरह देख सकते हो आप। पादप कार्य की फर्स्ट यानी ह्यूमन जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसकी फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड यूनिट में दिया हुआ है। नेक्स्ट वही है पादप कार्य की सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट सेकंड, उसके अंदर अपन दिया हुआ है, आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, नाइट्रोजन चक्र और पादप वृद्धि। इसमें जो श्वसन वाला पार्ट है वही श्वसन वाला पार्ट आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर श्वसन में अपन सिर्फ किसका स्टडी करेंगे, प्लांट्स का करेंगे, यानी जो प्लांट्स है वो कैसे श्वास लेते हैं, किस प्रकार श्वसन करते हैं, और वो श्वसन वाला पार्ट जब अपन जूलॉजी में स्टडी करेंगे तो हम ह्यूमन के बारे में करेंगे कि मानव शरीर के अंदर किस प्रकार श्वसन होता है, कौन सा अंग सहायक होता है, और वही प्रोसेस अपन यहाँ पर किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर, पादप के अंदर। जो पहला भाग आपको दिखाई दे रहा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण यानी पौधा किस प्रकार सूरज के प्रकाश को लेकर भोजन बनाएगा, उसका अध्ययन अपन किस में करेंगे, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। जो तीसरा पार्ट है वो दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन चक्र, यानी प्लांट्स के अंदर एक साइकिल चल रही है नाइट्रोजन साइकिल, वो किस प्रकार चलेगी और कौन से बैक्टीरिया ये काम करेंगे, उसका अध्ययन अपन किस में करेंगे, नाइट्रोजन चक्र में। फिर है पादप वृद्धि, पादप वृद्धि यानी कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो पौधों को बढ़ाते भी है, रोकते भी है, पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। वैसे जैसे अपने शरीर के अंदर हार्मोन होते हैं वो अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं, तो जो पादप वृद्धि है ना उसके अंदर अपन पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन्स का ही अध्ययन करेंगे और उनको बोला जाता है पादप को निर्धारित करने वाले कारक या फैक्टर। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट यूनिट जो विस्तार से बताएगी आपको जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया उसके अंदर अपन सबसे पहले इनकी परिभाषा देखते हैं, फिर जो भी फैक्टर है जैसे क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, ये सब बैक्टीरिया है जो इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम में लिए जाते हैं कि किस प्रकार जो भी अपन को प्रोडक्ट उत्पाद बनाना है तो ये क्या करेंगे, उसके अंदर सहायता करेंगे। कोई होगा जो एंजाइम की तरह काम करेगा, कोई एंजाइम को रोकेगा, वो सब इसके अंदर बताए गए। पादप उत्तक संवर्धन यानी जो भी अगर आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या पोषक पदार्थ चाहिए, उसको अपन किस में पढ़ेंगे, पादप उत्तक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर। और अगली यूनिट है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण। मैंने आपको बताया जो भी पौधों से काम की चीजें अपन को प्राप्त हो रही है उसको अपन पढ़ेंगे, जैसे तेल, रेशे, मसाले, औषधि, ये सब। तेल अपन देखते हैं काम में लेते हैं सरसों, मूंगफली, नारियल, अरंड, तो ये सब किससे प्राप्त हो रहे हैं, प्लांट से। तो ये किस प्रोसेस से प्राप्त होते हैं और अपन इनका किस प्रकार यूज करते हैं वो सब इनका यहाँ पे देखेंगे। और इसके साथ ही अपन को इनका वैज्ञानिक नाम है वो भी देखना पड़ेगा, जो अपने कुछ आर्थिक महत्व की औषधियां हैं उनको अपन को वैज्ञानिक नाम भी उनका देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ये तो जो पार्ट थे, यूनिट थी, ये बॉटनी की थी यानी वनस्पति विज्ञान की थी। उसके बाद आपके सामने आई है जो जंतु विज्ञान की यूनिट है, उसकी फुल फॉर्म दी हुई आपके देखिए। मानव कार्य की फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट। मैंने बताया जो मानव शरीर है उसके अंदर जो जो सिस्टम काम कर रहे हैं वही इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे। मानव का अध्यावरणीय तंत्र, सबसे पहले जो मानव का शरीर का बाहरी भाग बना हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, अध्यावरण। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी जो त्वचा है वो किस प्रकार की बनी हुई होती है और उसके अंदर जो जो लेयर है वो लेयर अलग अलग प्रकार के काम करती है, तो अपन उनको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था मानव का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र यानी भोजन को पचाने वाला तंत्र, श्वास लेने वाला तंत्र, श्वसन, उसमें अपन मानव के श्वसन अंग पढ़ेंगे, वो किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार अगर हम कृत्रिम श्वसन करवा सकते हैं, और जो अपने श्वास के रोग है वो किस किस प्रकार के होते हैं वो सब इसमें अपन देखेंगे। उसके बाद है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी अपने शरीर के अंदर जो खून है, रक्त है,
ब्लड है वो किस प्रकार बहता है, किस नलिकाओं से बहता है, किस रास्ते से बहता है, और अगर उसके बहने के रास्ते में कोई ब्लॉक आ गया तो हम उसका कैसे इलाज कर सकते हैं, नहीं इलाज किया तो कौन सा रोग हो सकता है। उसके बाद पांचवा भाग है जो मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी जो भी काम के प्रोडक्ट नहीं होते उनको शरीर से बाहर निकालने वाला जो सिस्टम है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ये थी फर्स्ट यूनिट जो जूलॉजी वाले पार्ट की। उसके बाद देखते हैं सेकंड यूनिट है, उसके भी जो पार्ट है वो दिए हुए आपको, मैंने बताया था नर्वस सिस्टम यानी अपने मस्तिष्क और बुद्धि वाला तंत्र। उसके बाद संवेदी अंग, अपने शरीर में संवेदी अंग कौन कौन से है, ऐसे अंग जिनसे हम बाहर की जो संवेदनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स है उसको अपने शरीर में कैसे ले सकते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन। तो वो कौन कौन से, उनमें मुख्य रूप से अपन दो अंगों का अध्ययन करेंगे, एक तो आंख और एक कान। यानी आंखों में किस प्रकार का प्रोसेस होता है, आंखों में किस प्रकार के रोग होते हैं, उनके लिए अपन अगर चश्मा लगाते हैं तो उनके अंदर कौन सा लेंस यूज में होता है, और उसके अलावा कानों के कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो मानव फिजियो कार्यकी का सेकंड पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उन सब में अपन अध्ययन करेंगे। मानव में रासायनिक समन्वय, जिसके अंदर अपन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, उन ग्रंथियों से निकलने वाले अपन हार्मोन का अध्ययन करेंगे, और कौन कौन सी ग्रंथियां, जैसे सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, वो अपने ब्रेन में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी है वो थायराइड ग्रंथि है, वो गले में पाई जाती है। तो उन सब का अपन इसमें विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। तो ये थी ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट। उसके बाद अपन देखते हैं जो थर्ड पार्ट है उसका है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चा माँ के पेट में पलता है 9 महीने तक गर्भ में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो या भ्रूण बोलते हैं। और उस भ्रूण का विज्ञान की जिस शाखा में पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी। और अपन इसका अध्ययन ह्यूमन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपन इसको क्या बोलेंगे, मानव भ्रूणिकी या ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। इसमें देखिए आपके दिखा हुआ है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, यानी जो पुरुष और स्त्री है उनके अंदर युग्मक किस प्रकार बनेंगे, पुरुष में बनेंगे शुक्राणु और महिला में बनेंगे अंडाणु। तो वो किस प्रकार बनेंगे, शुक्राणु बनने के प्रोसेस को बोलेंगे शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम या अंडा बनेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, oogenesis या अंडजेनेसिस। अब वो किस प्रकार बनेंगे, किस प्रोसेस से गुजरेंगे और उनको बनने के लिए क्या क्या सिचुएशन चाहिए, वो सब अपन इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो गैमिट्स है वो आपस में मिल जाएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है। और वो निषेचन जो ह्यूमन बॉडी है उसके किस पार्ट में होगा, किस स्थिति में होगा, वो अपन सब देखेंगे। और जो स्पर्म बन गए और ओवम बन गया वो मिलकर जो निषेचन करेंगे, उसके बाद जो बच्चे की प्रारंभिक कोशिका बनेगी वो किस भाग में बनेगी। और जो सेल्स है, जैसे एक सेल है उससे 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, उन सब का अलग अलग नाम होता है। जैसे 16 सेल्स होती है, 16 कोशिकाओं का जो झुंड होता है उनको क्या बोलेंगे, 8 कोशिकाओं का झुंड है वो क्या बोलेंगे। इस प्रकार जो बच्चा बनता है, एम्ब्रियो होता है, उसकी अलग अलग प्रोसेस या अवस्थाओं को नाम दिया जाता है, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ये सब प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रसव एंड दुग्ध श्रवण, यानी जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसका जब बर्थ होता है तो उसी टाइम माँ के स्तनों से दूध का स्राव होता है ताकि उस बच्चे का पोषण किया जा सके। और ये दुग्ध श्रवण और प्रसव की प्रक्रिया एक दूसरे से कनेक्ट होती है, यानी जैसे ही प्रसव होगा तो उसके 24 घंटे बाद तक अपने आप दूध आने लगेगा। इसका कारण क्या है कि जो अपना हाइपोथैलेमस है वो कुछ हार्मोन स्रावित करेगा और वो हार्मोन दूध निकालने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अपन इन सब का स्टडी इसमें करेंगे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अगली जो यूनिट है आनुवांशिक एवं जीनोमिक यानी जेनेटिक्स, वही मैंने आपको बताया कि जो ये बच्चा बन रहा है उसका आगे विकास हो रहा है तो वो कुछ आनुवांशिक कारणों से निर्धारित होगा। जैसे अपने शरीर में डीएनए है, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, वो सब क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करने से उस जो एम्ब्रियो है उसका विकास आगे होता जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो अपन इसी का अध्ययन करेंगे आनुवांशिकी और जीनोम के अंदर। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। मानव कल्याण और स्वास्थ्य में यानी अपने सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य के बारे में, यानी कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन से ऐसे रोग हैं जो एक दूसरे के संपर्क से फैलेंगे उनको अपन बोलेंगे संक्रामक रोग, और ऐसे रोग जो संपर्क से नहीं फैल सकते उनको बोलेंगे असंक्रामक रोग। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से संतानों में आ जाते हैं, यानी जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके अंदर वो रोग प्रेजेंट होगा।
उसको अपन बोलेंगे आनुवंशिक रोग। और वो रोग जो जन्म लेने के बाद वातावरण से बच्चा प्राप्त करता है उसको अपन क्या बोलेंगे, अर्जित रोग। तो जो आनुवंशिक रोग है उनका कोई इलाज नहीं होता है, और जो अर्जित रोग है उनमें कुछ एक आधे रोग को छोड़कर बाकी सबका इलाज किया जा सकता है। तो जो अपन ये टीकाकरण अभियान और ये जो जागरूकता अभियान चलाते हैं वो अपन ऐसे रोगों के लिए ज्यादा चलाते हैं जिनका रोग होने के बाद कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इनका बोला जाता है बचावी उपचार है, यानी बाद में आप उसका उपचार नहीं कर सकते। जब तक आप उसका बचाव करोगे वो आपके लिए ठीक है, लेकिन एक बार अगर रोग हो गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। इसलिए ऐसे रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है या रोकथाम के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनमें से एक सबसे बेस्ट रोग है एड्स। एड्स होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इसलिए एड्स को रोकने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। उनसे पहले लोगों को जागरूक किया जाता है भाई किन कारणों से एड्स हो सकता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसका बचाव करें ताकि आप एड्स से बच सके। बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं जीवाणु जनित रोग, जो चौथे पॉइंट में है जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित, यानी कुछ ये ऐसे सूक्ष्म जीव है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क के द्वारा चले जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी रोग कर देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं संक्रामक रोग। यानी आप किसी भी माध्यम से रोगी व्यक्ति के संपर्क में आओगे तो आपके अंदर ये रोग हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर है तो कैंसर रोग संक्रामक नहीं, यानी आप कैंसर रोग होने वाले रोगी के किसी भी प्रकार के आप संपर्क में रहोगे तो आपके कैंसर नहीं हो सकता। तो किस प्रकार कौन कौन से रोग संक्रामक है, कौन कौन से असंक्रामक है, उनको अपन आगे ट्रिक से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर आप रटोगे तो रट के याद नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाओगे आगे। तो अपन को इन सब चीजों को ट्रिक से याद करना है जिनको हम रट नहीं सकते, तो अपन इजीली ट्रिक से पढ़ेंगे जिससे आप झट से याद कर सकते हो, आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो ये आपका पूरा बायोलॉजी का 12th क्लास का सिलेबस था और अपन को इसी बेस को लेकर आगे बढ़ना है। उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान की जो ये यूनिट है जूलॉजी, क्योंकि ये सबसे अपने शरीर के बारे में है, तो हम प्लांट्स के तुलना में अपने शरीर के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो अपन थोड़ा सा इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे। और जीव विज्ञान की जो आपको मैंने यूनिट बताई थी ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट, उसमें एक पार्ट कोशिका जो सिलेबस में है एक मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। मैंने आपको बताया कि जो मानव शरीर है उसके अंदर खून किन रास्तों से बहता है, कैसे बहता है, उस सब सिस्टम का अपन जिस तंत्र में अध्ययन करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उससे रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड कुछ अपने कॉमन पॉइंट है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है रक्त का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। यानी आप रक्त का अध्ययन करोगे, उसका कोई भी प्रोसेस जानोगे तो वो शाखा क्या कहलाएगी, हिमेटोलॉजी। फिर नेक्स्ट है रक्त का निर्माण, यानी जो ब्लड बन रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, हिमेटोपोइसिस। अब जो अपना रक्त है उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। तो रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाला एक हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं, Hb से। और इसके ऊपर इसके अंदर एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है आयरन या लोहा। अब ये जो आयरन या लोहा है ये सीधे फॉर्म में नहीं पाया जाता बल्कि कुछ ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। आपको पता होगा कि आयरन का प्रतीक चिन्ह होता है Fe, और जब ये Fe हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाएगा तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाएगा। अब अपन इसको आयरन नहीं बोल सकते, अपन इसको क्या बोलेंगे, फेरस धातु। तो ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, फेरस धातु पाई जाती है, यानी Fe+2 के रूप में पाई जाती है। आपने देखा होगा कि खून की कमी होती है, मतलब रक्त की कमी है, तो किसकी कमी है शरीर में, हीमोग्लोबिन की। तो उस टाइम आपको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, कुछ आयरन युक्त चीजें खाने के लिए सलाह देते हैं। जैसे आपको बोला जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, यानी उनके अंदर क्या होता है, आयरन ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगर आप आयरन ज्यादा लोगे तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा और आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन है वो किसके अंदर पाया जाता है, रक्त में। रक्त के अंदर एक कणिका होती है जिसका नाम होता है RBC, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका। उसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन रक्त का रंग कैसा बना देता है, लाल। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, फेरस धातु पाई जाती है, जो किस फॉर्म में पाई जाती है, Fe+2 के रूप में पाई जाती है। तो जो ये रक्त के कॉमन पॉइंट है आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रक्त का लाल रंग।
सबसे पहले पूछा जाता है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन या लोहा पाई जाती है, या लोहा किस फॉर्म में पाया जाता है, कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो आपको ध्यान रखना इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2। तो ये रक्त के कुछ कॉमन पॉइंट, उसके अलावा अपन और देखते हैं नेक्स्ट। अब मैंने आपको बताया जो अपने शरीर में रक्त होता है, खून होता है, उसमें दो प्रकार के घटक होते हैं। एक तो जो लिक्विड पार्ट होता है, द्रव पदार्थ होता है रक्त के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे प्लाज्मा। यानी ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पाया जाता है द्रव अवस्था के अंदर। जो प्लाज्मा होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था के अंदर। उसके अलावा जो ये प्लाज्मा होता है इसका रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होगा, हल्का पीला। उसके अलावा जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर पानी होता है या जल होता है 90%। कितने परसेंट, 90%। तो जो रक्त के अंदर द्रव वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। उसका रंग होगा हल्का पीला, उसमें जल होगा 90%, कुछ उसमें प्रोटीन पाई जाती है। यानी प्लाज्मा के अंदर 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। और मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। वो कौन सी प्रोटीन है देखिए, देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। आपने देखा होगा कि ब्लड क्लॉट बनता है, रक्त का थक्का बनता है, वो थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। उसके अलावा एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन। ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है ना, ये मलेरिया रोग कारक करने वाली जो प्रोटोजोआ मच्छर होता है उसको ये चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर वो मलेरिया की रोग कारक इस एल्बुमिन प्रोटीन को खाएगी तभी उसका जो बच्चा है वो लार्वा से बच्चा बन पाएगा। इसलिए जो मलेरिया रोग कारक है वो अपन को क्यों काटता है, अपने रक्त के अंदर पड़ी हुई एल्बुमिन प्रोटीन ले जाने के लिए। वो बेचारा बिना किसी मतलब के अपन को नहीं काटता है। वो क्यों काटता है, वो एल्बुमिन प्रोटीन के लिए काटता है, क्योंकि अगर वो अपने लार्वा को एल्बुमिन प्रोटीन उपलब्ध करवाएगा तभी लार्वा से क्या बन पाएगा, पूर्ण मच्छर बन पाएगा। तो ध्यान रखना, मानव शरीर की कौन सी प्रोटीन होती है जो मलेरिया मच्छर के लिए आवश्यक होती है, एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या काम करेगी, जो ब्लड क्लॉटिंग होगा, आगे मैं प्रोसेस बताऊंगी आपको, रक्त का थक्का बनना, तो उस रक्त का थक्का बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, यानी इम्यूनिटी पावर बनाती है। अगर कोई रोग कारक अपने शरीर में प्रवेश कर गया तो ग्लोबुलिन प्रोटीन उसको चारों तरफ से घेर के उसको नष्ट कर देगी। तो एक प्रकार का क्या करेगी, प्रतिरक्षा तंत्र बनाएगी। तो प्लाज्मा के बारे में अपन को ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले प्लाज्मा किस अवस्था में पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है द्रव अवस्था में। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो ब्लड है उसका 55% कौन सा पार्ट होता है, प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट होता है। और जो 45% होता है वो होती है कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स। तो ध्यान रखना, अपने रक्त में 55% भाग होता है वो द्रव अवस्था में होता है, और जो 45% भाग होता है वो किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। यानी जो कणिकाएं होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है ठोस अवस्था में। अब आपको दिखाई दे रहा है 3 प्रकार की कणिकाएं दिखाई दे रही है आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को आप क्या बोलोगे, रेड ब्लड सेल, या अपन बोलते हैं लाल रक्त कणिका। ये लाल रंग की होती है इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, लाल रक्त कणिका। दूसरी प्रकार की होती है व्हाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी, या अपन इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। ये सफेद रंग की होती है या कभी कभी रंगहीन भी पाई जाती है, कलरलेस भी होती है, इसलिए अपन इनको क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिका। तीसरी प्रकार की है प्लेटलेट्स, या इनको बोलते हैं बिंबाणु। प्लेटलेट्स को और क्या बोला जाता है, बिंबाणु। और ये जो कोशिकाएं आपको जो कणिका तीसरा पार्ट दिखाई दे रही है प्लेटलेट्स, ये वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती बल्कि कोशिकाओं के टूटे फूटे टुकड़े होते हैं। रियल में जो कोशिकाएं होती है वो 2 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जबकि प्लेटलेट्स क्या होती है, कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको रक्त के घटक के दोनों घटकों के परसेंटेज याद रखना है कि रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है 55% और कणिकाएं पाई जाती है 45%।
जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, और जो कणिकाएं होती है वो ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेज पाया जाता है। 3 प्रकार की अपने रक्त में कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों कणिकाओं का आगे अलग अलग क्या काम है, किस प्रकार होती है, इनका अलग से क्या नाम दिया गया है, वो अपन आगे नेक्स्ट विस्तार से देखते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है 2 प्रकार के पार्ट। अब जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम पूरे ब्लड का है। आप देख रहे हो कि एक नली में से जो लिक्विड पार्ट बाहर उछल रहा है, ये जो नली का है ना, ये मैं आगे बताऊंगी, रक्तवाहिनी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, जो 2 प्रकार की होती है, सीरा और धमनी। अब ये कोई भी हो सकती है, अपन को यहाँ पर नहीं बताया गया, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या नाम दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है ब्लड वेसल्स, यानी ये आर्टरी या वेन कोई भी हो सकती है। अभी अपन को इस पे ध्यान नहीं देखना है, अपन को क्या देखना है, ब्लड। ब्लड में आपको देखो जो ये येलो येलो लिक्विड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है प्लाज्मा। मैंने आपको बताया जो प्लाज्मा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसका कलर कैसा होता है? हल्का पीला, पेल येलो कलर का होता है प्लाज्मा, जो बिल्कुल लिक्विड पार्ट में पाया जाता है। कितना परसेंट होता है ये टोटल ब्लड का? 55%। उसके अलावा देखो आपको दिखाई दे रही है कुछ अंदर कण है, जो कुछ लाल है, कुछ आपको बैंगनी दिखाई दे रहा है, कुछ सफेद पार्ट है, कुछ येलो कलर है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन सी है? कणिकाएं, ग्रेन्यूल्स। और ये कणिकाएं 3 प्रकार की है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है रेड ब्लड सेल। मैंने आपको बताया लाल रक्त कणिका। क्यों बोला लाल रक्त कणिका? ये कैसी होती है? लाल कलर की, आपको बिल्कुल चपटी चपटी दिखाई दे रही है ये। उसके अलावा आपको जो ये पार्ट दिखाई दे रही है कौन सा है? व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा पार्ट है आपको जो ये टुकड़े दिखाई दे रहे, मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि क्या होता है? कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। जो तीसरा पार्ट वो कौन सा है? प्लेटलेट्स। यानी सबसे पहले जो लिक्विड पार्ट है पीले वाला वो क्या है? वो है प्लाज्मा। उसके अंदर 3 प्रकार की कणिका है। सबसे पहले आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका, दूसरे प्रकार की है डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल या अपन इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका, और तीसरा पार्ट कौन सा है? प्लेटलेट्स या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? बिंबाणु, जो वास्तविक कोशिकाएं नहीं होती बल्कि क्या होता है? कोशिकाओं के टुकड़े। तो आपको ये रक्त का पूरा पार्ट दिखाई दिया, आपको तीनों भाग दिखाई दिए ग्रेन्यूल्स के, और आपको जो प्लाज्मा वाला भाग है ये दिखाई दिया। अब मैंने आपको आज तक अपन ने यहाँ तक पढ़ा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इस प्रॉब्लम का जरूर सॉल्यूशन करूंगी। थैंक यू।